नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े तमाम कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको भ्रूण की टेस्टिंग, गर्भपात और भ्रूण हत्या जैसे जुड़े कानूनी प्रावधान की जानकारी देंगे। लिंग परीक्षण, जांच के बाद जन्म से पहले मां के गर्भ से लड़की के भ्रूण को समाप्त करने के लिए गर्भपात की प्रक्रिया को भ्रूण हत्या कहते हैं। कन्या भ्रूण या कोई भी लिंग परीक्षण भारत में गैर कानूनी है। कन्या भ्रूण हत्या शताब्दियों से चलता आ रहा है, खासतौर से उन परिवारों में जो केवल लड़के को ही चाहते हैं। इसके पीछे अलग अलग धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, भावनात्मक कारण भी रहे हैं। अब समय बहुत बदल चुका है। हालांकि विभिन्न कारण और मान्यताएं कुछ परिवार में आज भी जारी हैं। सरकार ने इस दुष्प्रथा को रोकने के लिए कानूनी ढांचा भी तैयार किया है। 1964 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया। शांतिलाल शाह नाम से गठित इस समिति को महिलाओं द्वारा की जा रही गर्भपात की कानूनी वैधता की मांग के मद्देनजर महिला के प्रजनन अधिकार के मानवाधिकार के मुद्दे पर विचार करने का काम सौंपा गया। 1971 में संसद में गर्भ की चिकित्सकीय समाप्ति अधिनियम 1971 या एमपीटीपी एक्ट पारित हुआ, जो कि 1 अप्रैल 1972 को लागू होगा। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 मानवीयता और चिकित्सा के आधार पर पंजीकृत चिकित्सकों को गर्भपात का अधिकार प्रदान करता है। लिंग चयन प्रतिबंध अधिनियम 1994 गर्भधारण या उससे पहले या उसके बाद लिंग चयन पर प्रतिबंध लगाता है। यही कानून कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए प्रसव से पहले लिंग धारण से जुड़े टेस्ट पर भी प्रतिबंध लगाता है। भ्रूण हत्या को रोकने में ये कानून उपयोगी है। ये तो कुछ बुनियादी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। भ्रूण हत्या से जुड़े तमाम पहलुओं पर विस्तार से आज जानकारी हमें देंगे हमारे आज के खास मेहमान, कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड डॉक्टर स्वाति जिंदल गर्ग। स्वाति जी, आपको भ्रूण की टेस्टिंग, गर्भपात से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका इस मसले से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहा है। हमारा नंबर है 0120612796 इसके अलावा एक और नंबर 0120612796। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करके भ्रूण हत्या से जुड़ी तमाम कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्वाति जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। स्वाति जी, कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले जिस टॉपिक को लेकर आज हम आपसे बात कर रहे हैं, जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं, भ्रूण हत्या, उसकी कानूनी परिभाषा क्या है वो आपसे समझना चाहेंगे। पूजा जी, भ्रूण हत्या का मतलब है कि जन्म से पहले ही अगर होने वाले बच्चे की हत्या कर दी जाती है, यानी कि माँ के गर्भ में ही उसकी अगर हत्या कर दी जाती है तो उसे भ्रूण हत्या कहते हैं। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। कुछ कारण कानूनी मान्यता प्राप्त हैं, कुछ कारणों को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं भी है। इनमें से एक सबसे बड़ा कारण है कि अगर आप किसी भ्रूण की मात्र इसलिए हत्या कर देते हैं क्योंकि वो एक लड़की है और आपकी इच्छा है कि आपके यहाँ लड़का जन्म दे, तो ये सबसे बड़ा कानूनी अपराध है। बिल्कुल, ये तो कानूनी परिभाषा आपने बताई है स्वाति जी। अब भ्रूण या अजन्मे बच्चे के अगर हम कानूनी हक के बारे में बात करें तो क्या उनको भी कुछ कानूनी हक हैं? किस तरह के कानूनी हक उनको दिए गए हैं? पूजा जी, 8 हफ्ते से ज्यादा अगर भ्रूण की आयु हो जाती है, मतलब अगर कोई भी कंसेप्शन की डेट से अगर 8 वीक्स निकल चुके हैं, 8 हफ्ते से ज्यादा और जन्म होने की स्थिति तक एक वो विकासशील मनुष्य माना जाता है, डेवलपिंग ह्यूमन। तो उस हालत में एनी भ्रूण, एनी इन विट्रो और एनी फीटस दैट इज अबव द एज ऑफ 8 वीक्स एंड एट टिल द टाइम ऑफ द बर्थ, उसको सारे काफी हद तक काफी कानूनी हक उसको मिलते हैं। ऑल क्रिमिनल रिलेटेड जितने भी लीगल प्रोविजंस हैं वो अप्लाई करेंगे, ह्यूमन राइट्स उसके ऊपर अप्लाई करेंगी। तो 8 हफ्ते के ऊपर अगर आयु है उसकी तो कानूनी हक का हकदार है। अब भ्रूण की टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो क्या भ्रूण की टेस्टिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित है या फिर किन हालातों में जो टेस्टिंग है उसकी इजाजत दी जा सकती है? वो संभव हो सकता है, लेकिन उसकी कंडीशंस क्या होती हैं? देखिए, पीसीपीएनडीटी एक्ट है, प्री नेटल कंसेप्शन
डायग्नोस्टिक एक्ट जिसे हम कहते हैं, शॉर्ट में पीसीपीएनडीटी एक्ट कहा जाता है। इसके अंतर्गत अगर आप केवल इसलिए भ्रूण की टेस्टिंग कर रहे हैं क्योंकि आप पता लगाना चाहते हैं कि कहीं उसको कोई क्रोमोसोमल या जेनेटिक या जिसे कहते हैं कि कंजेनिटल अनोमली या कोई सेक्स रिलेटेड जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, हम्म। और अगर वो स्त्री जिसकी आप टेस्टिंग कर रहे हैं उसकी आयु 35 वर्ष से ज्यादा है, हम्म। या उसके पार्टनर के कोई ऐसी हिस्ट्री है जिसमें उसको मेंटल डिसऑर्डर जिसे कह लें या कोई जेनेटिक अनोमली उनको रही है, और केवल वो इसलिए टेस्ट कराना चाहते हैं कि कहीं बच्चे में भी ये अनोमली तो नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में सेक्शन 4 पीसीपीएनडीटी एक्ट का उनको अलाउ करता है कि वो डायग्नोज कर सके या उनकी टेस्टिंग करा सके। बट किसी भी कंडीशन में भ्रूण की टेस्टिंग आप केवल ये जानने के लिए नहीं करा सकते कि उस भ्रूण का सेक्स यानी कि क्या वो शिशु मेल होगा या फीमेल होगा, केवल ये जानने के लिए आप भ्रूण की टेस्टिंग कराना कानूनी तौर पर पड़ जाता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की हम बात करें, यानी कि पीएनडीटी एक्ट की बात करें, तो वो क्या होता है और इसे बनाया क्यों गया, कानून में संशोधन की इसको लेकर जरूरत क्या पड़ी, क्या आवश्यकता थी कि इस एक्ट को लाया गया? पूजा जी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अगर हम कहें तो काफी पुराना एक्ट है और इसमें 2003 में संशोधन भी हुए हैं। ये एक्ट बेसिकली इसीलिए था कि हम अबॉर्शन को लीगल मान्यता दे सके। अब क्योंकि अबॉर्शंस को लीगल मान्यता से पहले नहीं थी, तो जो महिलाएं थी जो किसी भी कारणवश अपना अबॉर्शन कराना चाहती हैं, वो छुप के कराती थी या ऐसे सेंटर से कराती थी जहां पर पूरी प्रोविजंस उपलब्ध नहीं थे, मेडिकली लोग फिट नहीं थे कि वो अबॉर्शन करने सेफली अबॉर्शन कर सके उस महिला का। इस कारण काफी फेटलिटीज होती थी, महिला की जान को, बच्चे की जान को, सभी को खतरा था। इसी कारण अबॉर्शन लीगलाइज किया गया है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत। बट इसमें भी काफी सारी क्वालिफिकेशंस हैं जिनको पूरा होना पड़ेगा अगर आपको मेडिकली टर्मिनेट कराना है। उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक तो वो जो भ्रूण है या जो प्रेगनेंसी है वो 20 हफ्ते से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसा लगता है कि वो प्रेगनेंसी इसलिए आप ऑपरेशन कराना चाहते हैं उसका कि जो भी कॉन्ट्रासेप्शन का जो तरीका अपनाया था कपल ने वो फेल हो गया और ऐसे में काफी मानसिक यातना होगी अगर वो बच्चा हो जाता है, उस केस में अबॉर्शन अलाउड है। या अगर 24 हफ्ते तक का वो प्रेगनेंसी है बट अगर महिला का रेप हुआ या कोई और मानसिक उनको वेदना होगी उस बच्चे के पैदा होने से, तो 2 डॉक्टर्स की राय पर वो मेडिकली टर्मिनेट करा सकती हैं वो प्रेगनेंसी। साथ ही ये मेडिकल टर्मिनेशन में ये भी प्रोविजन है कि अगर किसी कारण उस प्रेगनेंसी की वजह से उस महिला की जान को खतरा है, तो ऐसे में प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड नहीं देखा जाएगा, चाहे वो एडवांस प्रेगनेंसी क्यों ना हो। ऐसे में कानूनी उनको परमिशन है वो अबॉर्शन करा। बिल्कुल, ये तो आपने बड़ी अहम जानकारी डॉक्टर स्वाति पहुंचाई कि क्यों आवश्यकता थी। अब हम हॉस्पिटल्स की बात करें, या हम अक्सर देखते हैं जो छोटे छोटे नर्सिंग होम्स होते हैं उसमें पीएनडीटी एक्ट के तहत जो गाइडलाइंस होती हैं, जो दिशा निर्देश होते हैं, वो क्या होते हैं, और भ्रूण के लिंग टेस्टिंग पर कानून क्या कहता है उनके लिए? केवल उन्हीं नर्सिंग होम्स या केवल उन्हीं अस्पतालों में अबॉर्शन आप कानूनी तरीके से करा सकते हैं जो कि मान्यता प्राप्त हैं सरकार द्वारा। अगर वो मान्यता प्राप्त नहीं है तो ऐसे में उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और वो जो सजा है वो 7 इयर्स की सजा है वो, अगर वो ऐसे में अबॉर्शन करते हैं किसी महिला का और उनको इस चीज की परमिशन नहीं है या वो रजिस्टर्ड नहीं है एज पर जो भी नॉर्म्स है, मेडिकल नॉर्म्स। बिल्कुल। अब किसी भी गर्भपात से पहले डॉक्टरों की सलाह क्या कानूनी तौर पर भी जरूरी है? इस पर कानूनी प्रावधान क्या है, यानी कि डॉक्टर से कितना महत्व रखता है कि डॉक्टरों की सलाह कानूनी तौर पर कितनी आवश्यक हो जाती है? जैसे मैंने आपको बताया पूजा जी, अगर 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी है, 20 हफ्ते से कम, 20 हफ्ते तक की अगर प्रेगनेंसी है, तो एक डॉक्टर की ओपिनियन पे आप उसको टर्मिनेट करा सकती हैं, अबॉर्शन करा सकती हैं। बट अगर 24 हफ्ते तक का टाइम है, मतलब 20 से 24 के दौरान अगर आप अबॉर्शन का ऑप्शन लेना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको 2 ऐसे डॉक्टर्स जो कि
रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं जिनको मेडिकल काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त है, उनकी परमिशन की आवश्यकता पड़ेगी। बट अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि आपका अबॉर्शन इमीडिएट कराना है और आपके पास इतना समय नहीं है कि आप 2 डॉक्टरों की या 2 डॉक्टरों की आप परमिशन ला सकें, तो ऐसे में किसी भी रजिस्टर्ड मान्यता प्राप्त नर्सिंग होम या अस्पताल से आप अबॉर्शन सिर्फ उसी कंडीशन में करवा सकती हैं, जबकि प्रेग्नेंट महिला की जान पर बनाई हो या उनकी जान को कोई खतरा हो और एक ये मेडिकल इमरजेंसी। जी। अब अधिनियम गर्भपात करने वाले जो चिकित्सक हैं उनकी योग्यता का भी निर्धारण करता है। केवल जो सरकारी लाइसेंस प्राप्त केंद्र है वहीं पर जैसे आपने भी बताया कि गर्भपात करवाया जा सकता है। इसके बारे में बताइए कि डॉक्टर्स का अनुभव या डॉक्टर्स का जो पूरा क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, वो कितनी ज्यादा महत्व रखती है ऐसे केसेस में? देखिए, डॉक्टर्स की क्वालिफिकेशन सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी महत्व रखती है और साथ ही साथ जिस भी सेंटर से आप अबॉर्शन करा रहे हैं, उसका रजिस्टर्ड होना और जो नॉर्म्स हैं, क्या उन नॉर्म्स को वो मीट करता है या नहीं। वो जो डॉक्टर्स हैं जिससे आप ये अबॉर्शन करवा रहे हैं, क्या उनको एक पर्टिकुलर कैटेगरी का एक्सपीरियंस है या नहीं? क्या वो मेडिकल काउंसिल के द्वारा रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हैं? अगर वो ऐसे नहीं है तो फिर उनके ऊपर भी ना केवल फाइन मॉनिटरी जिसे कहते हैं कोई भी फाइन उन पर लगेगा, बल्कि उनको कारावास की सजा भी हो सकती है, उनको जेल टर्म भी उनको स्पेंड करना पड़ सकता है। तो ये कि बहुत ही ज़रूरी है ये कि वो मेडिकल काउंसिल के द्वारा रजिस्टर्ड हो और जिस जगह पर वो अबॉर्शन किया जा रहा है वो भी मान्यता। बिल्कुल। आज हम बात कर रहे हैं लीगल हेल्पलाइन में गर्भपात से जुड़ी तमाम कानूनी जानकारी के। अगर आप भी कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, टेलीफोन लाइंस लगातार खुली हुई हैं, नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं और हमारे अधिवक्ता से खास जानकारी ले सकते हैं। डॉक्टर स्वाति हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर स्वाति, गर्भ में बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद लापरवाही बरतने के कारण अगर विकृति के साथ पैदा हुए एक बच्चे की वजह से लॉ ऑफ टोर्ट्स की बात करें तो उसके तहत मुकदमा दायर किया जा सकता है। इसके बारे में जानकारी दें, कितनी सजा का इसमें प्रावधान है, मुआवजे का भी क्या इसमें प्रावधान है, क्या है ये जो पूरी प्रक्रिया रहती है वो क्या है? लापरवाही के कारण एक ऐसा शिशु जन्म लेता है जिसमें कोई भी अनोमली है, तो उसके अंतर्गत सजा का प्रोविजन है और वो एक्चुअली जो केस आप फाइल करेंगे वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंडर फाइल होगा, जिसमें आपको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। कई राज्य ऐसे हैं, 6 राज्य इंडिया के ऐसे हैं जिसमें इस प्रोविजन को हटा दिया गया है। मतलब आप अगर किसी लापरवाही के कारण ऐसा बच्चा जन्म लेता है जिसमें कोई अनोमली है, इस केस में आप उन राज्यों के अंतर्गत कोई प्रोविजन ऐसा नहीं है जहां आप केस कर सके डॉक्टरों का, लेकिन काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा राज्य ऐसे ही हैं इंडिया में जिसके अंतर्गत आप कॉम्पनसेशन की डिमांड कर सकते हैं और डॉक्टर के खिलाफ आप चार्जेस ले सकते हैं, डिपेंडिंग के किस लेवल की लापरवाही उस डॉक्टर ने करी है। लिंग टेस्टिंग, चयन या फिर लिंग का पूर्व निर्धारण की अगर हम बात करें तो डॉक्टर स्वाति, उसकी सेवा देने वाले जो विज्ञापन हैं उस पर भी प्रकाश डालिए। क्या इस पर नियम कानून है, किस तरह से कानूनी कार्रवाई इन पर बनती है? जैसे मैंने आपको बताया पूजा जी, किसी भी तरह की लिंग की टेस्टिंग या डायग्नोस्टिक हम केवल उसी कंडीशन में करेंगे जब हमें ये देखना हो कि क्या वो फीटस किसी भी तरह की अनोमली से सफर कर रहा है, क्या उसमें कोई क्रोमोसोमल अनोमली है या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, या कहीं ऐसा डर नहीं है कि आगे पैदा होने वाला बच्चा उसमें कोई बहुत बड़ा शारीरिक विकार या कोई मानसिक विकार होगा। सिर्फ ये चीज जानने के लिए आप टेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन किसी भी हाल में ये टेस्टिंग करना कि वो लिंग उस बच्चे का लिंग क्या होगा, क्या वो एक लड़की होगी या लड़का होगा, ये कानूनी तौर पे टोटली बैन। और अगर आप कोई भी इस तरह के किसी एडवर्टाइजमेंट के कम अक्रॉस करता है जहां पर ये दिखाया जा रहा है, ये दर्शाया जा रहा है या ये सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं कि लड़का या लड़की का फर्क हम बताएंगे। अब वो बताने का मतलब केवल यही नहीं है कि वो आपको बता देंगे कि ये लड़का है या ये लड़की है, किसी भी तरह का इशारा करते हैं जिससे जो भी पेरेंट्स हैं, फ्यूचर पेरेंट्स, उनको ये पता लग जाए कि वो लड़का पैदा होने वाला है और लड़की पैदा होने वाली है। ये भी स्ट्रिक्टली लीगली बैंड। और अगर कोई भी सेंटर ऐसी कोई प्रोविजन एडवर्टाइज करता है या बिना एडवर्टाइज करे करता भी है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई है, जिसमें जो भी उसका एडमिनिस्ट्रेटर या ओनर है
उसके लिए ना केवल कॉम्पेंसेशन और सजा, मतलब फाइन और सजा पहले अटेम्प्ट पर, बल्कि बाद में फाइन और सजा भुगती जाएगी और उसका लाइसेंस भी जब्त कर लिया जाएगा। अब बड़ा एक अहम सवाल, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि इस तरह के जो केसेस हैं वो बार बार सामने आते हैं। जो रेप विक्टिम होते हैं, बलात्कार पीड़िता गर्भपात अगर करवाना चाहती है तो उसके लिए क्या कानूनी प्रक्रिया का उसे पालन करना होता है? क्या उसको इजाजत मिल सकती है? किस तरह से कानून इसको देखता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में ऐसी महिला जिसका गर्भ इस कारण धारण हुआ है क्योंकि उसका रेप किया गया था, इसमें एक प्रोविजन है पूजा जी, जिसके अंतर्गत वो 24 हफ्तों तक उसको ये परमिशन है कि वो अपना अबॉर्शन करा सकती है अंडर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। ऐसे में वो 2 डॉक्टरों की ओपिनियन लेनी होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों डॉक्टर रजिस्टर्ड डॉक्टर्स होने चाहिए, मेडिकल काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, और सेक्शन 3 है ये टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट का, इसके अंदर उसको परमिशन है ऐसी महिला कि वो अपना गर्भ हटवा सकती है, अबॉर्शन करा सकती है। इसी को लेकर अगर बात नाबालिग रेप पीड़िता की करें तो उसके गर्भपात पर क्या इसी तरह का कानून है? इसी के अंतर्गत आता है वो भी? बिल्कुल, उसके अंतर्गत यही कानून लागू होगा, पर इसके साथ एक राइडर है पूजा जी, कि अगर उस महिला की वो अभी व्यस्त नहीं हुई है, उसकी उम्र 18 से कम है, तो ऐसे में उसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए उसका जो भी गार्डियन है, उसके रिटन कंसेंट के बिना ये काम नहीं हो सकता। ये एक राइट है, वरना सारे वही लॉज लागू होंगे अदरवाइज। अधिनियम के क्रियान्वयन का निरीक्षण और पुनर्निरीक्षण करने के लिए जो राज्य स्तरीय निरीक्षण निकाय को बनाने की जो सिफारिश है वो की गई थी। डॉक्टर साथी, आपसे ये अब हम जानना चाहेंगे कि ये जो निकाय है वो गर्भधान पूर्व या जन्म से पूर्व लिंग के निर्धारण करने की जो कुप्रथा है उसके बारे में बताइए, उसके प्रति जनता को कैसे जागरूक करेगा ये? देखिए, जगह जगह इस तरह के प्रोग्राम्स करना, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये निकाय बनेंगे पूजा जी, इसमें गायनेकोलॉजिस्ट भी होगा, डॉक्टर भी होगा, ऐसे लोग इससे जुड़े रहेंगे, एनजीओज भी इससे जुड़ी रहेंगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चीज की अवेयरनेस दी जाए कि किसी भी तरह का ऐसा टेस्ट कराना जिससे बच्चे के लिंग का पता लगता है वो कानूनी अपराध। और ऐसे में लोगों को ये बताना भी जरूरी है कि ना केवल वो सेंटर और वो डॉक्टर, वो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है जो ये काम कर रहे हैं, बल्कि ऐसा इंसान जो कि इस प्रोफेशन के लिए जाता है कि हाँ जी आप लिंग टेस्ट करिए, चाहे वो महिला को जबरदस्ती लेके जाने वाला उसका कोई रिश्तेदार या पति क्यों ना हो, उन सभी के खिलाफ फाइन का और सजा का प्रावधान है। ये चीजें बताने के लिए ये जो डिस्ट्रिक्ट निकाय हैं ये बहुत काम कर रहे हैं। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो फॉर्म एफ की पूरी सामग्री को अनिवार्य माना है, उसमें याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि प्रावधान लिंग निर्धारण के जो वास्तविक अपराध है उसके साथ लिपिकीय त्रुटियों को एक ही पायदान पर रखते हैं। उनके मुताबिक अधिनियम आपराधिक और अपराधों अधूरे कागजातों में जो विसंगतियां हैं उसमें अंतर नहीं करता, जैसे बताया गया है। अब इस फैसले की जो अहमियत है वो क्या है, उसके बारे में आपसे समझना चाहेंगे। इस फैसले की बहुत अहमियत है पूजा जी, क्योंकि ये जो एक्ट है इस संदर्भ में साइलेंट है। इसमें ये कहा गया है कि फॉर्म एफ को अच्छी तरह भरें और इसमें जो भी त्रुटि होगी उस त्रुटि के कारण जो सेंटर है जिसके पास ये फॉर्म एफ स्टोर हुआ है उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। बट ये क्लैरिटी नहीं दी गई है कि उस फॉर्म में किस तरह की त्रुटि से ये एक्शन लिया जाएगा। अब कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर कोई भी क्लाइंट या कोई भी पेशेंट किसी भी सर्विसेज को अवेल करने के लिए एक पर्टिकुलर क्लिनिक पे जाता है तो कई बार वो अपना एक ब्रॉड सा एड्रेस दे देता है, उसमें एड्रेस की डिटेल नहीं देता, फ्लैट नंबर छोड़ दिया, सोसाइटी नेम छोड़ दिया, या फिर कई कॉलम्स में वो नॉट एप्लीकेबल करने की जगह एनए लिख देता है, डिटेल नहीं जी। तो अगर हम एक्ट को बहुत स्ट्रिक्टली देखा जाए, अगर हम बहुत स्ट्रिक्टली देखें तो किसी भी तरह की तो कमी ही मानी जाएगी फॉर्म के भरने में। ऐसे में वो जो सेंटर है जिसके पास ये फॉर्म भरा गया है वो कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत आ जाएगा, उसके परव्यू में आ जाएगा। तो इसीलिए ये चीज, ये अनॉमली जो है इसको ठीक करने का बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि इस पॉइंट पर ही एक्ट साइलेंट। माताओं के स्वास्थ्य को संरक्षित रखने के लिए एक्ट में कुछ प्रावधान भी किए गए हैं क्या? बिल्कुल। इसके लिए ये
क्या है कि किस केस में आप उन महिलाओं का डायग्नोस्टिक टेस्ट ले सकते हैं। काफी सारे प्रोविजन हैं उनकी एज से संबंध रखते हुए। फॉर एग्जांपल 35 साल की उम्र से कम की महिला का आप टेस्ट नहीं कर सकते, या ऐसी महिला का जिससे 2 बार अकस्मात अबॉर्शन हो गया हो, अपने आप भ्रूण उसका डिस्ट्रॉय हो गया हो, या कोई ऐसी महिला जिसकी फैमिली में कोई जेनेटिक या मेंटल डिसऑर्डर जी। की हिस्ट्री हो। हम्म। इस तरह की महिलाओं को ये उनका स्वास्थ्य में ध्यान रखते हुए इस तरह के प्रोविजन हैं, क्योंकि देखिए ये टेस्ट करने में उनकी बॉडी पे ऐसी रेज आती है जिससे हम्म। उनको हार्मफुल असर होता है, तो इतना कैजुअली ये टेस्ट हम्म। कंडक्ट किया जा सकता है। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे समझना चाहेंगे, भारत में अविवाहिताओं के लिए भी क्या गर्भपात के लिए कुछ अलग कानून है? बिल्कुल, यही कानून था पूजा जी, जैसे हम्म। मैंने कहा, अगर वो विवाहित हैं और 18 से कम उम्र की हैं, हम्म। तो कंसिडरिंग कि उनकी प्रेगनेंसी की क्या लेंथ है, उस केस में अगर 20 वीक्स या 24 वीक्स उनकी प्रेगनेंसी की लेंथ कम है, तो उनके गार्डियन से परमिशन लेकर उनका गर्भपात कराया जा सकता है। जी। ऐसे में इसका कारण ये है कि क्योंकि अगर वो अविवाहित है और वो प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो ऐसे में अगर शिशु जन्म लेता है, तो उनकी जो मानसिक स्थिति है उन महिलाओं की, क्योंकि जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, उनकी मानसिक स्थिति पे गहरा प्रभाव पड़ता है, और उनके बिल्कुल। लिए ये हो सकता है बहुत टॉर्चरस हो हम्म। ऐसे में एक अविवाहित माँ। तो इसीलिए उनको ये प्रोविजन प्राप्त है कि वो चाहें तो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर स्वाति, आपने तमाम जानकारी दी गर्भपात को लेकर, इतना आज संवेदनशील मुद्दा हमने उठाया और उसको लेकर आपने तमाम जानकारी कानूनी प्रक्रिया के बारे में बताया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, जुड़कर आपने जो भी कानूनी पहले बताए और लीगल हेल्पलाइन के जरिए दर्शकों तक जो जानकारी दी, बहुत शुक्रिया उसी के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।